हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को हम लोग बता दें कि बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेट 4 तक वीडियो लगा लिए थे। आज हम सेट 5 लगाने वाले हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हम साइंस से बिहार डीएलएड में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं 20 क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। मतलब कि 1990 के दशक में पदार्थ की कितने अवस्था को ढूंढ लिया गया था। तो 1990 से पहले पदार्थ की 3 अवस्थाओं को खोज लिया गया था। कब? 1990 से पहले पदार्थ की 3 अवस्था खोज लिया गया था। पदार्थ की अवस्था वो कौन कौन था? पहला था ठोस, जिसको सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड ठोस। दूसरा था द्रव, जिसको हिंदी में लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं गैस। तीसरा क्या था? गैस को हिंदी में भी गैस बोलते हैं। तो 1990 के दशक से पहले ये 3 अवस्थाएं खोज लिया गया था। लेकिन 1990 के दशक के बाद, मतलब कि 1990 के दशक के बाद 2 पदार्थ की और खोज हुआ और वो था, एक था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और एक था प्लाज्मा। तो चौथा कौन था? चौथा था प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा, जिसको हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं, प्लाज्मा। और पांचवा था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या था? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये कितनी अवस्थाएं खोज ली गई थी? 5 अवस्थाएं खोज ली गई थी। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 सही हो जाएगा। यदि 1990 से पूछे तो 1990 से पहले पूछे तो वो हो जाएगा 3। 1990 के बाद 2 और खोजा और वो 2 कौन था? प्लाज्मा था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट था। हम ठोस की एग्जांपल की बात करें तो ये कलम हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। द्रव की बात करें तो द्रव में हो गया आपका पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या हो गया? लिक्विड हो गया। गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो गया। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में बेसिकली जो सबसे बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि सूर्य क्या है? सूर्य एक प्लाज्मा के रूप में है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, किसी पदार्थ को बहुत ज्यादा ठंडा कर दीजिएगा तो वो कौन रूप में चल जाता है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में चल जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न में बोल रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। मतलब कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या कूलम होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको आई से दर्शाते हैं, सॉरी एम्पियर इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में एम्पियर। वही बात करें कि ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम मात्रक होता है रेजिस्टेंस का। किसका होता है? रेजिस्टेंस का। मतलब कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। कूलम किसका मात्रक होता है? चार्ज का मात्रक कूलम होता है। वही बात करें कि वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट होता है वोल्टेज का। किसका होता है? वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। तो वोल्टेज को किससे लिखते हैं? वोल्ट से लिखते हैं, जिसको विभवांतर बोला जाता है। ओम हो जाता है प्रतिरोध, जिसको अभी बोले। और कूलम्ब होता है वो आवेश का होता है। कूलम्ब किसका होता है? आवेश का होता है। जैसा कि हम चार्ज बोले, चार्ज, आवेश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। इसको प्रतिरोध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा का क्या होता है? मतलब कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा को जब आप हवा में छोड़ेंगे तो क्या होगा? मतलब कि मानिए कि एक बैलून है और उस बैलून में आप क्या किए? हाइड्रोजन गैस को भर दिए। तो वो गुब्बारा का क्या होगा? वो गुब्बारा ऊपर, मतलब कि कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा, या कुछ खास ऊंचाई तक उठकर विस्फोट करेगा। मतलब कि कुछ खास ऊपर जाके क्या हो जाएगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा, या कुछ खास ऊंचाई तक उठकर
पुनः नीचे धरती की ओर पहुंचेगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो क्या होगा, तो आप मानिए कि एक बैलून है और उस बैलून में आप क्या किए, हाइड्रोजन गैस को भर दिए। तो हाइड्रोजन जो गैस होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और गैसों की तुलना में क्या होता है, और गैसों की तुलना में हल्का होता है। और यदि हाइड्रोजन गैस और गैसों की तुलना में हल्का होता है तो वो पहले ऊपर की ओर उड़ने लगता है, और वो ऊपर की ओर जैसे ही जाता है तो जैसे ही वायुमंडल में पहुंचता है तो वायुमंडल का क्या बोलते हैं आयतन और जो हाइड्रोजन गैस का आयतन है दोनों बराबर हो जाता है। और यदि दोनों बराबर हो जाता है तो क्या होता है, बैलून जो है वो हवा में तैरने लगता है। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। मतलब कि राइबोसोम किसके लिए, मतलब कि केंद्र है, श्वसन का है, प्रोटीन संश्लेषण का है, प्रकाश संश्लेषण का है, या लिपिड संश्लेषण का है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम आपके कोशिका के, मतलब कि आपके सेल के कहाँ पाया जाता है, आपके सेल मतलब कि कोशिका के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किस पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको दो तरह का होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ होता है, एक होता है रफ और दूसरा क्या होता है, दूसरा स्मूथ होता है। पहला रफ होता है, दूसरा स्मूथ होता है। जो रफ होता है वो रफ किसके कारण होता है, वो रफ होता है राइबोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, राइबोसोम के कारण, सोम के कारण क्या होता है, हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ होता है। तो वही तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, आपके सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ सरफेस पे पाया जाता है। और वो रफ सरफेस किसके कारण होता है, तो इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम के कारण होता है। और राइबोसोम बेसिकली आपके सेल में क्या करता है, तो राइबोसोम आपके सेल को प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और कौन सा संश्लेषण, वो भी संश्लेषण में कौन करता है, तो एक करता है 80S और एक करता है 70S, एक करता है 80S, एक करता है 70S। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसको करता है 70S। वही बात करें कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसको करता है 80S। तो हम लोगों का जो सेल है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और यदि हम लोगों का यूकैरियोटिक सेल है तो हम लोगों के लिए कौन सा प्रोटीन संश्लेषण करता है, 80S करता है। वही बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे कि बात करें कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया यदि प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसको कौन सा प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो उसको करता है 70S। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। मतलब कि जो दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें जाड़े के दिनों में क्या होता है, वहां पे वर्षा होता है। तो उस वर्षा का मुख्य कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम विक्षोभ, वापसी मानसून, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि दक्षिण भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें वर्षा होता है। मतलब कि जो बात करें कि जो आंध्र प्रदेश हो जाता है या तमिलनाडु हो जाता है, वहां पे ना ठंड के मौसम में बारिश होता है। ठंड के मौसम की बात करें कि जो दिसंबर जनवरी का मौसम होता है उस वक्त बारिश होता है। तो यही पूछ रहा है कि ये जो दिसंबर जनवरी के मौसम में जो बारिश होता है उस बारिश के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो वहां पे बारिश होने का कारण ये होता है ना कि जो लौटती मानसून, आप पढ़े होंगे, आप जब ज्योग्राफी को पढ़े होंगे तो वहां पे आप पढ़े होंगे लौटते मानसून। तो लौटते मानसून के कारण क्या होता है, वहां पे बारिश होता है। मतलब कि जो बंगाल का खाड़ी है उस बंगाल के खाड़ी से अति उठता है, बंगाल के घाटी से अति होता है। और वहां से उठने के बाद क्या होता है, वो उत्तर पूर्वी भारत से होते हुए, उसके तटवर्ती क्षेत्र से होते हुए कहाँ जाता है, वो दक्षिण भारत में जाता है। और दक्षिण भारत के जो पहाड़ होते हैं उस पहाड़ से टकरा कर क्या होता है, बारिश होने लगता है। ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन की बात करें तो ठंड के मौसम में क्या होता है, ठंड के मौसम में जो हमारा बात करें कि जो
बंगाल की खाड़ी या समुद्र के किनारे बसे क्षेत्र, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्या है, ये तटवर्ती क्षेत्र है। और यदि तटवर्ती क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, समुद्र पाया जाता है। तो वहां से जो ज्वार भाटे उठते हैं तो वो भी ज्वार भाटे क्या होते हैं, बारिश के कारण बनते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून या पश्चिम विश्व वापसी मानसून या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में बारिश होने के पीछे कौन सा मुख्य कारण है, अभी हम बताएं, लौटती मानसून। कौन सा कारण हो जाता है, लौटती मानसून हो जाता है। और लौटता मानसून कौन सा ऑप्शन में है, और वापसी मानसून, ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, लौटती मानसून। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है, मतलब कि जो परमाणु संख्या है उसको किससे दिखाया जाता है, उसको किससे डिनोट करते हैं। तो परमाणु संख्या को ना, परमाणु संख्या को जेड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। वही बोले कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोले, परमाणु भार बोलिए या द्रव्यमान बोलिए, तो उसको किससे दर्शाया जाता है, उसको दर्शाया जाता है ए से। उसके द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। और इसी को बात करें कि परमाणु भार को किससे, परमाणु संख्या को किससे दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। वही बात करें कि एन किसको बताता है, उसके प्रोटॉन को संख्या को बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है जेड से, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक्वस, मतलब कि एक्यू को क्या बोलते हैं, एक्यू को एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस, AQUOUS, एक्वस बोलते हैं। प्रतीक क्या दर्शाता है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में एक्वस प्रतीक क्या दर्शाता है, जलीय विलयन, अम्लीय विलयन, क्षारकीय विलयन या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखे होंगे कि कभी कभी रिएक्शन होता है तो वहां पे क्या लिख दिया जाता है, वहां पे एक्वस लिख दिया जाता है। जैसे कि मानिए कि हम HCl लिखे, HCl लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, AQ लिख दिए। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो HCl है इसमें जल का मात्रा है, मतलब कि इसमें क्या मिलाया गया, जल मिलाया गया है। तो ये किसको दर्शाता है, जल को दर्शाता है, मतलब कि ये किसको दर्शाता है, जलीय विलयन को दर्शाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा वो आपको AQ के जगह पर कभी कभी आपको एस लिख ऐसा सिग्नेचर, मतलब कि गैस के रूप में लिखने को मिलता है। कैसा, मतलब कि मानिए कि H2 लिख दिया गया और इसको ऊपर जैसा डिनोट कर दिया गया। तो ये क्या बता रहा है, इससे डिनोट, ये डिनोट करता है कि गैस जो है वो ऊपर जा रहा है। गैस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपको कभी कभी ये दिखाता है, ये वाला डिनोशन कभी कभी आपको कोई तरह का विक्रिया होता है तो उसमें ऐसा लिख दिया जाता है। तो ये किसको दर्शाता है, तो ये जो है ये दर्शाता है हीट को। किसको दर्शाता है, हीट को। मतलब कि इस अभिक्रिया में क्या किया जा रहा है, इस अभिक्रिया में उस पदार्थ को हीट दिया जा रहा है। इसके अलावा आप कभी कभी जैसे HCl लिखे वैसे सोडियम लिख देते हैं और यहाँ पे S लिख देते हैं। तो ये किसको दर्शाएगा, सॉलिड को दर्शाएगा। तो कभी कभी यहाँ पे लिक्विड लिख देते हैं, मतलब कि मानिए कि हम किसी और पदार्थ को लेते हैं, जैसे NaOH लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, NaOH लेके यहाँ पे L लिख देते हैं। तो ये किसको दर्शाता है, लिक्विड को दर्शाता है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब केमिकल रिएक्शन का नोटेशन है, मतलब कि ये सब क्या है, ये सब के सब नोटेशन है। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसको गहने बनाने में, मतलब कि ज्वेलरी के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया प्लेटिनियम, हो गया या उपयुक्त में सभी हो गया। तो सोना को भी गहना में उपयोग करते हैं, चांदी को भी करते हैं, प्लेटिनियम को भी करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब कि सभी का सभी किसके उपयोग किया जाता है, तो सब का सब गहना बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। मतलब कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, डार्विन साहब थे, ऑपरेंट ने थे, लामार्क थे या इनमें से कोई नहीं था। तो
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन थे? उनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, ऐसे बोलता है चार्ल्स डार्विन, या पूरा नाम होता है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखे थे और उस पुस्तक में इस बात को बताए थे कि हाँ किस तरह से किसी भी जीव को समय के साथ चेंज होना चाहिए। यदि कोई जीव समय के साथ अपने आप को नहीं ढालता है, मतलब कि वो अपने समय के साथ अपने वातावरण में नहीं ढालता है, तो क्या होगा? वो जीव एक समय पर नष्ट हो जाएगा। मतलब कि यदि मानिए कि कोई ऐसा जीव है जो 10 डिग्री सेल्सियस पर रहता है और वो जीव को आप क्या करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस में जाके रख देते हैं, तो क्या होगा? वो जीव या तो मर जाएगा या उसमें रहना सीख जाएगा। यदि वो जीव 10 डिग्री सेल्सियस वाला जीव 30 डिग्री सेल्सियस में रहना सीख गया तो क्या होगा? वो जीवित रह सकता है। लेकिन यदि वो 10 डिग्री वाला सेल्सियस वाला जीव 30 डिग्री सेल्सियस में अपने आप को नहीं ढालेगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसको टेम्परेचर ठंडा, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर और 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। तो इसी तरह से इसी के बारे में क्या बताते हैं? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में चार्ल्स डार्विन, मतलब कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या डार्विन साहब ने बताया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम कल भी बताए थे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल अंश, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। मतलब कि प्रिज्म क्या करता है? स्पेक्ट्रम बनाता है। अब ये प्रश्न हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है जो कल का वीडियो नहीं देखा होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है, ये होता है ना कि जब श्वेत प्रकाश, मतलब कि कोई श्वेत प्रकाश, मतलब कि उजला प्रकाश क्या होता है? किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या करता है? अपने आप को 7 रंगों में विभक्त कर लेता है। और 7 रंगों में क्यों विभक्त कर लेता है? जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, किसी का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, किसी का तरंगदैर्ध्य कम होता है। जैसे कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का होता है। तो ये क्या करता है? इसी तरंगदैर्ध्य के पट्टी को क्या बोलते हैं? मतलब कि इसी कलर के बांटने को क्या बोलते हैं? विबग्योर बनते हैं। और यही आपको क्या दिखता है? रेनबो में देखने को मिलता है। और यह बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एक तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब वर्षा होता है, बारिश होता है, तो कुछ टीनी ड्रॉप, मतलब कि बारिश के कुछ बूंदे क्या होते हैं? हमारे वातावरण में रह जाते हैं। और वातावरण में रह जाते हैं तो क्या होता है? वो भी कभी कभी स्पेक्ट्रम का काम करने लगते हैं। और स्पेक्ट्रम का काम करने, मतलब कि स्पेक्ट्रम प्रिज्म का काम करने लगते हैं। मतलब कि प्रिज्म का काम कैसे करने लगते हैं? जैसे ही आप मानिए कि कभी कभी देखते होंगे कि धूप होता है, मतलब कि बारिश हो रहा है और बारिश होने के बाद जस्ट धूप उगेगा तो क्या होगा? वहां से सूर्य का प्रकाश क्या होता है? वो टीनी ड्रॉप से होकर गुजरता है। और जब वो टीनी ड्रॉप से होकर गुजरता है तो क्या होता है? हम अभी बोले कि जो वो कभी कभी वो क्या करता है? टीनी ड्रॉप, मतलब कि वो बारिश की बूंदे वो स्पेहाती का प्रिज्म का काम करने लगती है। और जब वो प्रिज्म का काम करने लगेगा तो वो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करेगा? वो 7 रंगों में विभक्त कर देगा। और वही 7 रंग में जब विभक्त हो जाता है तो आपको क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेनबो किस दिशा में दिखता है। मतलब कि यदि सूरज पूर्व दिशा में उगा हुआ है तो रेनबो किस दिशा में दिखने की आशा है? तो वो पश्चिम में दिखेगा। यदि सूरज पश्चिम दिशा में है तो आपको रेनबो कहां दिखेगा? पूरब दिशा में देखेगा। मतलब कि रेनबो कहां बनता है? मतलब कि रेनबो बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। क्योंकि रेनबो बनेगा कैसे? रेनबो बनता है सूर्य के प्रकाश के किरण से। और सूर्य का प्रकाश जब तक किरण उसका उस पर पड़ेगा नहीं तब तक वो विभक्त होगा नहीं। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि चाल समय के ग्राफ के ढाल से आपको क्या प्राप्त होता है। मतलब कि चाल और समय का ग्राफ से आपको क्या प्राप्त होता है? मतलब कि मानिए कि हम यहाँ पे चाल बनाते हैं। ये हो गया ये हो गया भी, ये हो गया भी मतलब कि चाल, और ये हो गया टी। तो भी टी का ग्राफ आपको क्या देगा? मतलब कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो वेलोसिटी और टाइम, मतलब कि ये हो गया वेलोसिटी, इसको हिंदी में लिख देते, इसको बोल देते हैं चाल। और ये हो गया समय। तो यदि ये चाल हो गया, ये समय हो गया, तो ये चाल और समय का ग्राफ आपको क्या, हमको क्या देगा? ये चाल और समय का ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देगा, त्वरण देगा। क्या देगा हमको? त्वरण देगा, त्वरण
एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आई थिंक आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में वेहेक्टर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था। यह भी क्वेश्चन कल बताए थे। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। यह भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपके सेट में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करा कि वेहेक्टर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? 4, 7, 3, 5। तो वेहेक्टर साहब थे, उन्होंने जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? 5 भागों में किया था। वो 5 भाग कौन कौन था? पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, प्लांटी को पेड़ पौधे प्लांट बोलते हैं, और पांचवा एनिमेलिया, एनिमेलिया का अर्थ है एनिमल। मतलब कि वो 5 भागों में माने थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। हम इसको बहुत बार लिखा चुके हैं, इसलिए अभी नहीं लिखवाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है कि वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। मतलब कि वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करता है। वाष्प उत्सर्जन का अर्थ क्या है कि आपके वाष्प उत्सर्जन किसको बोलते हैं? मतलब कि जो पत्ती से क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन को कौन कौन प्रभावित करता है? प्रकाश की तीव्रता। मतलब कि यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, मतलब कि प्रकाश अधिक तीव्र होगा, मतलब कि धूप अधिक होगा। यदि धूप अधिक होगा तो पेड़ क्या करेगा? पेड़ अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करेगा, और यदि जल ज्यादा अवशोषित करेगा तो वो अपने आप को संतुलित करने के लिए क्या करेगा? अपने जल को बाहर निकालेगा, वाष्पीकृत करेगा। तो वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी अवशोषित करेगा और वाष्पीकृत करेगा। तो प्रकाश की तीव्रता निर्भर करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वायु का वेग, वायु का ये वेग पे भी निर्भर करता है। यदि वायु का वेग अधिक रहा तो क्या करेगा? वाष्प उत्सर्जन अधिक करता है, और वायु का वेग कम रहा तो वो कम करता है। मतलब कि वायु का वेग भी उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको करता ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही पेड़ पौधे कार्य करते हैं। चौथा में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन का कारक प्रभावित नहीं करता है, तो नहीं करता है तो वो हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को उसके वाष्प उत्सर्जन से किसी भी तरह का मतलब नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो, तो तरंगदैर्ध्य, मतलब कि लेम्डा का मान सेंटीमीटर में होगा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आपसे लेम्डा का वैल्यू पूछ रहा है, और लेम्डा इजकल टू क्या होता है? मतलब कि तरंगदैर्ध्य इजकल टू क्या होता है? चाल अपन आवृत्ति। तरंगदैर्ध्य किसके बराबर होता है? तरंगदैर्ध्य बराबर होता है तरंगदैर्ध्य बराबर चाल अपॉन आवृत्ति। आवृत्ति। तरंगदैर्ध्य को किससे लिखते हैं? तरंगदैर्ध्य को लेम्डा से भी दर्शाते हैं। चाल मतलब कि वेलोसिटी, आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिए तो आपको क्या दिया हुआ? अगर किसी ध्वनि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल, आपको चाल कितना दे दिया है? 340 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब कि लेम्डा इजकल टू v अपॉन एफ, मतलब कि तरंगदैर्ध्य इजकल टू वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बात करें कि लेम्डा का वैल्यू ही आपसे पूछ रहा है। आपसे को वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया हुआ है? 340 दिया हुआ है, अपॉन यहाँ पे 1700 हर्ट्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1700 हर्ट्ज दिया हुआ है। 0 से 0 का जाएगा, और 72 जा 34, मतलब कि ऊपर क्या आ गया? 2 आ गया, और नीचे कितना बचा? नीचे बच गया 10, नीचे बचा 10, मतलब कि 2/10, 2/10 किसके बराबर हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, और 0.2 कौन सा है? ऑप्शन डी। मतलब कि ऑप्शन डी 0.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। ऑप्शन 0.2 ये किस में आएगा? ये मीटर में आएगा।
ये 0.2 मीटर में आएगा, क्योंकि गौर कीजिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, हर्ट्ज दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हमको आंसर मीटर प्रति सेकंड बाई हर्ट्ज में है, लेकिन आपको आंसर किस में आया हुआ है, आपका आंसर सेंटीमीटर में है। तो 0.2 को हम सेंटीमीटर में, जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या 10 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 20 सेंटीमीटर कौन सा है, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र अलग हो उसको क्या बोलते हैं। मतलब कि कोई पदार्थ है उसका, मतलब कि कोई अणुसूत्र है जिसका संरचना अणुसूत्र समान है लेकिन क्या संरचना सूत्र अलग है, उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक, मिश्रण, समावी या इनमें से कोई नहीं। तो हम लेते हैं C4H10। ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक यौगिक है, C4H10 एक यौगिक है। इसको हम बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 3 3 6 4 10, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं CH3 CH2, ये हो गया CH3 और ये 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे भी गौर कीजिए, ये हो गया फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे कितना है, कार्बन 4 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, 3 3 6 2 6 4 10, यहाँ पे भी कार्बन देखिए तो कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन की बात करें 3 6 9 1 10। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि यौगिक तो सेम है, यौगिक सेम है लेकिन इसका अणुसूत्र तो समान है, लेकिन इसका संरचना की बात करें, जो यहाँ पे संरचना दिया हुआ है, ये संरचना क्या है, संरचना अलग अलग है। मतलब कि इसका अणुसूत्र समान है लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग है और इसका संरचना सूत्र अलग है। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे समावयी। क्या बोल देंगे, समावयी बोल देंगे। मतलब कि जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन जिसका संरचना सूत्र अलग अलग होता है उसको क्या बोलते हैं, समावयी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि जैव विविध रहित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। जैव खाद बनाकर, रिसाइकल कर, पुनः प्रयोग कर या बर्बाद कर। मतलब कि जैव विधारित कचरे को किस प्रक्रिया द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसको जैव खाद बनाकर या पुनः प्रयोग कर या रिसाइकलिंग करके हम किस तरह से खाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको खाद में प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको खाद में प्रयोग करने के लिए हम जैव खाद बनाएंगे और जैव खाद जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पुनः उपयोग हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। मतलब कि जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली है वो प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है, प्रोटीन का, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स का, या प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स का। तो हमारा जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्लाज्मा झिल्ली किसका बना हुआ है, हमारा प्लाज्मा झिल्ली बेसिकली बना हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 18, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। मतलब कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था, ग्लोबल वार्मिंग, साक्षरता, गरीबी और मानवाधिकार। तो जो बात करें कि ये जो क्या है क्योटो सम्मेलन है, इस क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्या था, ग्लोबल वार्मिंग इसका मुख्य मुद्दा था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र। मतलब कि विद्युत जो परिपथ होता है उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं ए मीटर का। किसका उपयोग करते हैं, ए मीटर का उपयोग करते हैं। और इसमें ए मीटर को कैसे लगाया जाता है, श्रृंखला में, समांतर श्रेणी में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है, समांतर श्रेणी में लगाया जाता है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। आज के लास्ट प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि कृमि खाद मतलब कि कृमि खाद वर्गीकरण कंपोस्ट बनाने हेतु वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो कृमि खाद बनाया जाता है कौन सा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है वो किसके हेल्प से बनाया जाता है, सोल कृमि के मदद से, हुकवर्म के मदद से, केचुआ के मदद से, या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि सोल कृमि, हुकवर्म, केचुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें कि जो कृमि खाद बनाया जाता है वो किसके मदद से बनाया जाता है, केचुआ की मदद से बनाया जाता है। किसके मदद से बनाया जाता है, केचुआ को मदद से बनाया जाता है। और केचुआ को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र। क्या बोला जाता है, किसान का मित्र के भी नाम से हम किसको जानते हैं, केचुआ को जानते हैं। मतलब कि केचुआ क्या करता है, किसान को मित्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मिट्टी है इस मिट्टी को ऊपर नीचे कर देता है। इसके अलावा जो आते होते हैं सड़े गले अवशिष्ट होते हैं उसको नष्ट करके उसको ऑर्गेनिक खाद के रूप में बना देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको किसान का मित्र बोलते हैं। किसको बोलते हैं, केचुआ को बोलते हैं। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। आज तो आपको क्या बताना है कि आप 20 में कितना स्कोर किए, आपको ये बताना है कि 20 में कितने स्कोर किए, 20 किए, 80 किए, 90 किए या 80 किए, आपको ये बताना है, अपने फीडबैक देना है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।